Hello everyone, welcome back to the channel. This is Anu. So, in today's lecture, we are going to study the evidences of evolution. First of all, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में पहला आएगा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, दूसरा आएगा बायोकेमिकल एविडेंस, थर्ड वन इज़ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, फोर्थ वन इज़ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस एंड फिफ्थ वन इज़ आर्टिफिशियल सिलेक्शन. सो इसमें देखो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस में देर विल बी टू थिंग्स, होमोलॉजी एंड एनालॉगी. ठीक है. एंड वैसे ही जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है ना, इसको अपन NCERT से पढ़ने की कोशिश करेंगे. ठीक है, क्योंकि बहुत छोटू सा टॉपिक है इसमें, तो मैंने इसको NCERT से ही अटैच कर दिया है सो दैट आपको ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत ना पड़े. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ कि होमोलोगस स्ट्रक्चर या फिर होमोलॉजी होता क्या है. देखो, होमोलॉजी मतलब होता है स्ट्रक्चर विद कॉमन ओरिजिन या फिर जिसका सिमिलर बेसिक प्लान होता है ना, लेकिन डिफरेंट फंक्शन हो जाता है, उसी को ही बोलते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर. एंड इसी को बोल सकते हो जैसे कि देखो ऑर्गन्स जो होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो ऐसा होता है ना इस होमोलोगस स्ट्रक्चर में कि ऑर्गन का जो ओरिजिन है वो सिमिलर होता है, लेकिन ड्यू टू द डिफरेंट एडेप्टेशंस एंड डिफरेंट एनवायरनमेंट इन विच दे लीव, उनको मॉडिफाई करके वो धीरे धीरे करके उनमें चेंजेस आने लगते हैं एंड फिर वो डिफरेंट ऑर्गन बन जाता है या फिर उनमें मॉडिफिकेशन आ जाता है, या फिर बोल सकते हो कि उनमें जो है ना वो डिफरेंट काम के लिए मॉडिफाई हो जाता है. तो इसी को बोलते हैं कि होमोलॉजी. ठीक है. एंड जो होमोलोगस ऑर्गन है ना, वही रिजल्ट करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में. जैसे कि इसका एग्जांपल है एक, दैट इज़ कॉमन ओरिजिन में जो वो है ना, क्या कहते हैं इसको, फोर लिम्ब का देखो, ह्यूमन का जो फोर लिम्ब होता है वो होल्डिंग के काम आता है. एंड बैट में जो फोर लिम्ब होता है इट इज़ यूज्ड फॉर फ्लाइंग. फिर वेल्स में इट इज़ यूज्ड फॉर स्विमिंग. एंड जो चीता है उसमें जो फोर लिम्ब्स होते हैं वो रनिंग के काम आता है. वैसे ही यहाँ पे ओरिजिन वाइज सेम रहेंगे, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट रहेगा एंड वो डिफरेंट काम करेंगे. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया था मैंने फोर लिम्ब का. ठीक है. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है वो भी एक बार देख लो. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब होता है इवन आफ्टर कॉमन ओरिजिन ड्यू टू डिफरेंट नीड्स दे हैड डिफरेंट अडेप्टेशंस. दैट इज़ व्हाट डाइवर्जेंस इज़ अबाउट. ठीक है. अब एग्जांपल में हो जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि फोर लिम्स ऑफ चीता, बैट, वेल, ह्यूमन. ठीक है. और एग्जांपल हो जाएगा टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया. ठीक है. जो टेंड्रिल्स होता है यानी कि तुम लोग ने देखा होगा अंगूर के पेड़ में ऐसे उसके टेंड्रिल्स निकले होते हैं, वैसे टाइप का ही है ये, क्लाइंबिंग में मदद करता है. ठीक है. थॉर्न्स जो है वो कांटे बोल सकते हो. इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन इन बोगनविलिया. ये दोनों मॉडिफाइड ऑक्सिलरी बर्ड हैं. ठीक है. एंड तीसरा है हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स. हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स में फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब के वर्टिब्रेट्स में क्या कॉमन होता है ना, इनका जो हार्ट होता है दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी. कैसे होता है कि इनमें ओरिजिन वाइज ये सिमिलर होते हैं, इनमें आर्टरीज होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं. एंड लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि वो सिंगल सर्कुलेशन भी दिखा देते हैं, कहीं में मिक्स्ड सर्कुलेशन दिखाते हैं, कहीं में डबल सर्कुलेशन दिखाते हैं. इसी वे से सबके जो फंक्शंस है वो डिफरेंट हैं, इसीलिए वो होमोलॉजी में आते हैं क्योंकि उनका ओरिजिन सेम है. उसके बाद देखो ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स में जैसे कि मैंने ये सब जो बताया ये सब वर्टिब्रेट्स ही है. इनका जो ब्रेन है वो भी होमोलोगस स्ट्रक्चर है, क्योंकि उनमें भी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाई ब्रेन तीनों प्रेजेंट होते हैं, बट वो फंक्शनली कॉम्प्लेक्स होते हैं, किसी में लेस डेवलप्ड होते हैं, इसीलिए होमोलोगस स्ट्रक्चर है. ठीक है. अब देखो एनालॉजी में आते हैं, दैट इज़ एनालॉगस स्ट्रक्चर. ये क्या होता है, स्ट्रक्चर विद डिफरेंट ओरिजिन, या फिर बोल सकते हो कि जो बेसिक प्लान है वो सेम रहता है. यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि होमोलोगस स्ट्रक्चर में क्या होगा, ओरिजिन वाइज सेम रहेगा बट उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट रहेगा. जैसे जस्ट अपोजिट है एनालॉगस स्ट्रक्चर. ठीक है. एनालॉगस ऑर्गन में क्या होंगे, ओरिजिन वाइज वो डिफरेंट होंगे पर उनका जो बेसिक प्लान होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन
फंक्शनली सेम रहेंगे। रुको मैं आपको एक बार सिंपली इसको बता देती हूँ कि ओरिजिन वाइज वो लोग डिफरेंट ओरिजिन के रहेंगे, बट उनका जो काम है ना वो एक ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से देख लो, समझ में आ जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मैं आपको बताती हूँ होता क्या ये सब, ठीक है। एग्जाम्पल से पहले ये देख लो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता क्या है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब होता है इवन दो डिफरेंट ओरिजिन है बट ड्यू टू सिमिलर नीड्स फंक्शनली उनको सेम हो जाते हैं। देखो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि होमोलोगस में, थोड़ा सा मैं आपको उसको बता के आपको ये इसमें इसको समझाती हूँ, ठीक है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि उसका होता ये है कि उनका जो ओरिजिन वाइज वो लोग सेम रहते हैं, बट जब वो लोग डिफरेंट प्लेसेस में जाते हैं तो उनका जो जीने का तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है। तो उस अडेप्टेशन में, उस इन्वामेंट में उनको अडेप्ट करना पड़ता है। तो जब अडेप्ट करेंगे तो अपने अंदर उनको मॉडिफिकेशन लाने पड़ेंगे। फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनमें क्या आता है ना, मॉडिफिकेशन आने लगते हैं एंड वो पूरा डिफरेंट काम के लिए मतलब बन जाते हैं। वैसे ही कुछ समझ लो उसको, ठीक है। वो होमोलॉजी का होता है। बट एनालॉजी में क्या होता है ना, एनालॉजी में डिफरेंट प्लेसेस से एक ही प्लेस पे आके अगर कन्वर्ज होंगे, दैट इज़ व्हाट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज़। एग्जाम्पल देख लो, स्वीट पोटैटो, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन। इसमें एग्जाम्पल्स हैं। सिंपल इसका मैं ओवरऑल आपको एक बार बता देती हूँ। होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका ओरिजिन वाइज डिफरेंट होते हैं लेकिन काम सेम होता है। काम इसलिए सेम होता है क्योंकि उनको उस तरीके से उस इन्वायरमेंट के लिए अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। अडेप्ट करेंगे तो ऑर्गन्स जो हैं वो सिमिलर काम करने लग जाएंगी, यानी कि करना पड़ेगा उनको, ठीक है। उसके बाद आते हैं बायोकेमिकल एविडेंस में। बायोकेमिकल एविडेंस क्या होता है, सिमिलैरिटीज़ इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स गिव्स क्लोज टू कॉमन एंसेस्ट्री। देखो मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि कुछ जीन्स एंड प्रोटीन्स में ना सिमिलैरिटी पाई गई जो कि बताते हैं दैट, जो कि ये बोल सकते हो क्लू देते हैं कॉमन एंसेस्ट्री का। एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे तो कि जीन सिमिलैरिटी इन चिंपैंजी एंड ह्यूमन एंड ट्रिप्सिन इज कॉमन इन वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट थिंग, अब आते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में, ठीक है। हम लोग ने 2 एविडेंस पढ़ लिए। नाउ अब देखते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में होता ये है कि जो अर्नेस्ट हैकल थे उन्होंने क्या दिया था, बायोजेनेटिक लॉ या फिर बोल सकते हो कि रिकैपिचुलेशन थ्योरी उन्होंने दिया था ऑन सपोर्ट ऑफ एम्ब्रियोज, ठीक है। ऑन सपोर्ट ऑफ बोल सकते हो कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के सपोर्ट में उन्होंने बायोजेनेटिक लॉ दिया था या फिर बोल सकते हो कि रिकैपिचुलेशन थ्योरी दिया था। उन्होंने बोला कि ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ एंड रिकैपिचुलेट्स का मतलब होता है रिपीट्स, फाइलोजेनी का मतलब होता है एंसेस्ट्री। तो ओवरऑल इसका ये मतलब निकलता है कि जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है इट रिपीट्स द एंसेस्ट्री, या फिर बोल सकते हो कि जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है इट पासेस थ्रू द एंसेस्ट्री, यानी कि मैं आपको आगे समझाती हूँ इसको, ठीक है। अब देखो होता ये है इस एंड ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी का मतलब ये निकलता है कि कुछ फीचर्स होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो कि कॉमन होते हैं सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट, ठीक है। ये तो चलो अच्छी बात है, ये सही बात है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने, मैं आपके आगे बताऊंगी उन्होंने और दूसरी क्या चीज़ बोली थी जिसके चलते उनको उनका ड्रॉबैक आ गया था। मैं आपको उसको आगे बताऊंगी, पहले ये देख लो एग्जाम्पल क्या है इसका। किस चीज़ का एग्जाम्पल, दैट सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट। इसका एग्जाम्पल ये निकलता है द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स जस्ट बिहाइंड द हेड but it is functional organ in fish only and not found in any other vertebrates। देखो इसका मतलब सिंपल सा ये निकलता है कि जो एम्ब्रियोज़ हैं सारे के सारे वर्टेब्रेट्स में उनके में एक वेस्टिजियल गिल स्लिट्स आ जाती है जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज़ ओनली फंक्शनल इन फिश नॉट इन एनी अदर वर्टेब्रेट।
ठीक है। अब तीसरा पॉइंट ये निकलता है, एंड इसी पॉइंट के चलते इनका ड्रॉबैक आया था, एंड मतलब बोल सकते हो कि इनकी जो थ्योरी है, इनका जो बोलना है, इसको लोगों ने गलत प्रूव कर दिया था। ठीक है। ये बोलते हैं कि जो एम्ब्रियोज़ हैं ये पास करती हैं एडल्ट स्टेज ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स के। ठीक है। एम्ब्रियो पासिस थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ एनी अदर वर्टिब्रेट्स, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, जो कि टोटली रॉन्ग है। तो फिर हुआ ये था कि जो कार्ल वॉन बियर हैं, इन्होंने डिसअप्रूव किया था रिकैपिचुलेशन थ्योरी को, एंड उन्होंने बोला कि जो एम्ब्रियोज हैं दे नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ एनी अदर वर्टिब्रेट्स, दैट इज़ द एब्सोल्युटली राइट थिंग। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस पे। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल भी इम्पॉर्टेंट है, पैलेंटोलॉजिकल भी इम्पॉर्टेंट है, एंड उसके पहले जो भी हैं सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पैलेंटोलॉजिकल इज़ बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि ये सच भी है एंड इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में इन्होंने जो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है इन्होंने ही बेस्ट एग्जाम्पल दिया था। ठीक है। होता ये है, पैलेंटोलॉजी मतलब होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल। ठीक है। एंड फॉसिल अब होता क्या, ये देख लो, फॉसिल एनी पार्ट imprint excreta that is preserved over years, that is what fossil is। and fossils जो हैं ये sedimentary rock में बनते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जो फॉसिल्स हैं वो कौन से रॉक में बनते हैं, तो वो लोग बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। ठीक है। अब देख लो कि जो रॉक्स हैं वो फॉर्म होती हैं सेडिमेंट्स में। ठीक है। layers from sediments and a cross sectional of earth crust indicates the arrangement of sediments one over the other during the long history of earth। ठीक है, ये NCERT की लाइन है जो कि इम्पॉर्टेंट थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि डिफरेंट एजेड sediment contain fossils of different life form which probably died during the formation of that particular segment। होता ये है, ये बोल रहा है कि फॉर्मेशन हो रहा था ना जब किसी भी सेडिमेंट का, सेडिमेंट मतलब बोल सकते हो कि एक लेयर का, तो उस टाइम पे जो भी एनिमल फॉर्मेशन हो रहा था जिस भी सेडिमेंट का, तो उस टाइम पे जो भी एनिमल्स थे उनकी डेथ हुई होगी। फिर उस टाइम पे जो दूसरा सेडिमेंट बना होगा तो उसके नीचे जो भी जितने भी फॉसिल्स पाए जा रहे होंगे वो इंडिकेट करते हैं कि उस टाइम पे कौन कौन प्रेजेंट थे। तो फिर आगे ये लिखा है दे रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि डायनासोर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये लिखा है कि स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट्स जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि एज ऑफ द फॉसिल के बारे में हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम लोग को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। पहला होता है रिलेटिव डेटिंग से, दूसरा होता है रेडियो एक्टिव डेटिंग से। तो होता क्या है रिलेटिव डेटिंग में, इसमें स्टडिंग एंड कंपेयरिंग होता है ऑफ द सेडिमेंटेशन, एंड इन रेडियो एक्टिव डेटिंग इसमें कार्बन डेटिंग होता है और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड होता है। ठीक है। ये आपकी NCERT में उतना डिस्कस नहीं किया गया है, दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट मच टू यू गाइज। ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया अपन देख लेते हैं। वी हैव कवर्ड मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, जिसमें मैंने होमोलॉजी पढ़ाया था एंड एनालॉजी पढ़ाया था। उसके बाद बायोकेमिकल एविडेंस मैंने बता दिया। बायोकेमिकल एविडेंस मतलब जिसमें कि जीन्स एंड प्रोटीन्स में सिमिलैरिटीज़ होती है, उसके चलते कि हम लोग को जो एविडेंस मिला था। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस मैंने बता दिया। ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी वाला, जिसमें कि जो अर्नेस्ट हैगल थे उन्होंने ये चीज़ दिया था। उसके बाद पैलेंटोलॉजिकल मैंने बता दिया, यानी कि जो फॉसिल्स की स्टडी करी गई थी वो। एंड उसके बाद लास्ट बचता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में अब अगर देखेंगे तो इसको मैंने ना सीधा NCERT से लिख दिया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो NCERT से इसको पढ़ लेते हैं। तो बोला ये गया है कि जो मैन है हैज़ ब्रेड सेलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर्स, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट और सिक्योरिटी। देखो मैं एक बारी पूरा पढ़ लेती हूँ सो दैट आपको एक बारी समझ में आ जाए। ठीक है। मैन हैज़ ब्रेड सेलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट और सिक्योरिटी। Man has domesticated many wild animals and crops. This intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds, for example dogs, but still are of the same group. It is argued that in
if within hundreds of years men could create new breed have done the same over millions of year. देखो सिंपल सा यहाँ पे ना इसका मतलब ये निकलता है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में मेंस ने डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड के, या फिर बोल सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड को आपस में क्रॉस करा दे रहे हैं, एंड उसके चलते हम लोग को एक नई ब्रीड मिल जा रही है जो कि एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जा रही है। जैसे कि साहिवाल काऊ के बारे में आपने पढ़ा था, तो उसमें क्या हुआ था ना कि डिफरेंट ब्रीड्स को मिलाए गए एंड डोमिनेंट थे दोनों, डोमिनेंट को मिला के हम लोग को एक अच्छा खासा ब्रीड वाला ही मिला। जब वैसे ही बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ों के लिए डोमेस्टिकेट किया है एनिमल्स को। एंड जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा डॉग में बहुत सारी नई नई वैरायटीज़ आ गई हैं, वैरायटीज़ यानी इन द सेंस कि ब्रीड आ गई हैं। तो ऐसी बस लिखा है दैट ये वाला जो है ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, इसलिए समझ जाओ आप भी, ठीक है। सो इसमें मैंने ओवरऑल सभी चीज़ बता दी है जितना मेरे को बताना था। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में ही मैंने बताया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड इफ़ यू गाइज वांटेड कि मैं कुछ इम्प्रूव करूँ अपने वीडियोज़ में, so please do let me know in the comments. Till then, bye bye, see you in the next one.